जय श्री राम, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम। तो बस 80 दिन करीब बचे हैं नीट 2026 के लिए, और नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आउट हो चुका है। तो समझना कि मैं इस वीडियो में क्या बताऊंगा, पूरे डॉक्यूमेंट बताऊंगा, जो मिस्टेक जनरली लोग करते हैं वो बताऊंगा, और ताते हैं जो नए रूल्स आए हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो जानना बहुत ज़रूरी है, तो कई बार नए रूल्स है ना मिस कर जा रहे हैं लोग, और वो उन्हें वहीं ता देते हैं जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, या ता देते हैं उधर जा रहे हैं इंटरनेट कैफ़े में, तब उन्हें जाते वो नए रूल्स पता चल रहे हैं, तो समझना। ठीक है। और तो चालू करते हैं। मैं तो बताता हूँ। उससे पहले ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, इसके स्कैन कर लो और ज्वाइन कर लो। स्क्रीनशॉट लो और फ़ोन में स्कैन कर लो, या अगर पीसी टैबलेट में देख रहे हो तो सामने फ़ोन लो और स्कैन कर लो। या तो लो टेलीग्राम में जाते टी डॉट टी.me स्लैश जीत एक्सपर्ट्स भी लिखोगे ना, जीत एक्सपर्ट्स। ठीक है। जीत एक्सपर्ट्स भी लिखोगे ना, तो ताते हैं तो लो तो मिल जाएगा। ठीक है। ये लो तो लोगो है चैनल का ही ना। ठीक है। तो वैसे तो अभी एक ही है, कोई और कौन बनाएगा अभी, नकली इतना ज़्यादा वो तो हुआ नहीं है, भला नहीं है। पर इसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो देखो यार, मैं हूँ ना ताते थे दो जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया हूँ। एक है जो ताते थे हैं जनरल नोटिस जो निकालता है एनटीए, उसी के साथ साथ जब आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन दे के ना 120 या 110 पेज का के अलाउंट का कुछ ताते थे हैं, वो मिलेगा पीडीएफ। उसके अंदर आप जैसे जैसे जाते जाएंगे ना तो आपको इंफॉर्मेशन मिलते जाएगी। तो जितना मुझे समझ में आया, इंफॉर्मेशन तो लो तो जरूरी है, उस हिसाब से ला दी हूँ। तो देखो दो वेबसाइट हैं। एक है HTTPS कोलॉन स्लैश स्लैश NTA.AC.in/। ठीक है। ये एक वेबसाइट है, और ये दूसरी नीचे वाली वेबसाइट है। तो ये दो वेबसाइट है तो लोग के लिए। ठीक है, नीट के रजिस्ट्रेशन के लिए। अब जब तो लोग इस पहली वेबसाइट में जाओगे ना तो ये यहाँ पे तुझे लिंक मिलेगा, और वो तो डायरेक्ट कर देगा इस वेबसाइट पे। ठीक है। या तो लो डायरेक्ट इस वेबसाइट पे भी जाके लॉगिन कर सकते हो। अगर तुम लोग जब इस वेबसाइट पे पहुंचोगे तो लोग पहली लिंक, पहले वेबसाइट में जाओ, वहाँ पे एक लिंक होगी, उसे क्लिक करो, और वो तुम लोग तो इस वेबसाइट पे बता देते हैं, वो कर दे वी डायलेक्ट कर दे, या बता देते हैं तो लोग डायरेक्टली ये डालो ब्राउजर में और जाओ, तो लो तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है। ये वेबसाइट है जहाँ से तुम लोग रजिस्ट्रेशन चालू करोगे। तो ये तो दिखाएगा ऊपर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026 लाइव। ठीक है। तो इस पे क्लिक करना और फिर रजिस्ट्रेशन चालू का, पर उससे पहले समझ चलो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या क्या गलतियाँ होती हैं जो तुम लोग तो नहीं करना है। ठीक है। तो पहली ये जो जनरल पीडीएफ जो एनटीए रिलीज करता है, इसमें इंफॉर्मेशंस है जो मैं तुम लोग तो बता दे रहा हूँ। कि पहली बात, जो नीट का एग्जाम है वो 3 मई 2026 में होगा, जो हम लोग पहले से एक्सपेक्ट किए हुए थे। दूसरी बात, इस बार जो 2025 में चेंजेस लाए गए थे, तो एग्जाम 3 घंटे का होगा, 180 मिनट था, तो वही रखा गया है। जो पहले 15 मिनट ज़्यादा दिए जाते थे फॉर क्वेश्चन रीडिंग और साइन इन के लिए, तो अब वो नहीं दिए जाएंगे। और एग्जैक्ट 2 PM पे चालू होगा और 5 PM पे ख़त्म होगा। तो तुम लोग एटलीस्ट पौने 2 तक पहुंच जाना, मतलब 1:45 PM तक पहुंच ही जाना। तो फिर वही वहाँ पे कचर होता है। 1 सेकंड लेट होने पे भी नहीं जाने देते, और ऑब्वियस ही बात है यार, नेशनल लेवल का एग्जाम है। अब कई बार रूल्स फॉलो उन लोग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम, कई बार करेंगे तो प्रॉब्लम। उससे अच्छा दोनों साइड से कोई परेशानी ना हो, तो तुम लोग 1:45 में पहुंच जाना। देखो, जब तुम लोग रजिस्ट्रेशन कर लोगे, फिर जब तुम लोग तब वो आ जाएगा, बता देते हैं सिटी, जहाँ पे तुम लोग का सेंटर आएगा, तुम लोग की सेम सिटी आई, तो तुम लोग बता देते किसी भी हालत में, अगर तुम लोग के घर के पास भी है तब भी 1 बजे घर से निकल ही जाना। ठीक है। और अगर तुम लोग के घर से दूर है तो 12 बजे, 12:30 बजे करीब निकल ही जाना, तो बीच में ट्रैफिक मिल सकता है। दूसरी बात तो हो सकती है, दूसरी बात तो लो तो क्या हो सकती थी, दूसरा वो मिला है सिटी, तो एक दिन पहले ये चल ही देना उस सिटी में। अगर शहर के पास है तो सुबह 6 बजे 5 बजे निकल जाना, अगर उतने सम 2-3 घंटे में पहुंच सकते हो तो।
वहाँ पे एक रूम ले लेना, होटल मिल जाते हैं सस्ते, बहुत सस्ते सस्ते होटल मिल जाते हैं जहाँ पे आप बस 2-3 घंटे के लिए स्टे कर सकते हो, तो वहाँ पे ले लेना। कोई भी रिस्क मत लेना, एक दिन तो लो तो 100 यानी 100 रुपये तो नहीं, 800 1200 रुपये लग भी जाएंगे ना होटल के लिए, अगर दूसरे उसमें सिटी में, तो चल जाएगा, इतना बियर कर लेंगे, अपने बैलेंस से पूछना, इतना बियर कर लेंगे, पर तुल्लो था एग्जाम एग्जाम हॉल में लेट जाना बियर नहीं कर पाएंगे। पूरे किसी के 2 साल, किसी के 3 साल, किसी के 4 साल, किसी के 5 साल की मेहनत खराब हो जाएगी, और तुल्लो से ज़्यादा तुम्हारे पेरेंट्स की मेहनत खराब हो जाएगी। तुल्लो ताते थे 18-19 साल थे तो हो गई 17-19 साल थे, उसमें अपना ईयर ऐड कर लो, तो उतने साल की ताते थे हैं और मेहनत खराब हो जाएगी, समझे? ठीक है, और थोड़ा सा तुल्लो तो वो दिखा होगा कि मैं प्रोनाउंसिएशन वो अजीब आ रहा है थोड़ा सा, तो समझना मैं, है ना, दांत में दर्द है, ऐसे में उधर लग गई है जोर से ना, तो बता देते हैं, कुछ हरकतें मैं कर रहा था जिसमें लग गई, तो ऐसा है ना देख के। और पहली बात बता देते हैं, 13 लैंग्वेजेस में होगा। पहला इसमें दिया है असामी, फिर बंगाली, फिर इंग्लिश, फिर गुजराती, फिर हिंदी, फिर कन्नड़, फिर मलयालम, फिर मराठी, फिर उड़िया, फिर पंजाबी, फिर तमिल, फिर तेलुगु और फिर उर्दू। तो ये एक बात समझना कि ये जो असामी है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी जो है बता देते हैं, कन्नड़ जो है, ठीक है, मलयालम आप मलयालम जो लेंगे, मराठी जो लेंगे, उड़िया जो लेंगे, पंजाबी जो लेंगे, तमिल जो लेंगे, तेलुगु जो लेंगे, उर्दू जो लेंगे, तो ठीक है, ये जो लैंग्वेजेज हैं, जब आप ये लैंग्वेजेज सेलेक्ट करोगे तो आपके क्वेश्चन पेपर में एक पेज जिसमें क्वेश्चन आएगा, उसमें इस साइड ये लैंग्वेज के क्वेश्चन लेंगे और इस साइड आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने तो मिलेंगे, या इस साइड आपको इंग्लिश के क्वेश्चन देखने तो मिल सकते हैं और इस साइड आपको जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट किए लोगे उस लैंग्वेज के क्वेश्चन, उस लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जनरली टीचर लोग रिकमेंड करते हैं कि बहुत लार्ज पोर्शन भारत का तादाद हिंदी बोलता है, तो हिंदी में पेपर सेलेक्ट कर लो। ऐसे में क्या होता है कि तुम लोग का एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है फॉर लव वर्क, या कई बार जो अंग्रेजी आसानी से समझ में नहीं आती, वो दूसरी भाषा जो तुम लोग जानते हो उसे पढ़ने से समझ में आ जाती है। तुम लोग चाहो तो प्योर इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया? तो लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। दूसरी बात, ऑनलाइन सबमिशन होगा फॉर्म का, ठीक है, और कब से कब होगा? 8 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक होगा, और कब तक? 8 मार्च 2026 के रात के 9 बजे तक। अब कई बार क्या होता है, हम लोग कई बच्चे 8 मार्च को निपटा देते हैं, 8 बजे जाए, 8 बजे रजिस्ट्रेशन करेंगे, 7 बजे रजिस्ट्रेशन करेंगे, 5 बजे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशन होती है, मनी गैदर करने में समय लग जाता है, तो कई बार फी हाई रहती है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, और ये टोटल अंडरस्टैंडेबल है, इसीलिए बता देते हैं 8 मार्च को। कई बार जब आप डिजिटल पेमेंट करते हो तो वो थोड़ा सा लेट होता है, इसी नाम से गवर्नमेंट ये वो देती है सुविधा, तो जो फी पेमेंट है, आप 9 बजे से पहले रजिस्टर कर लीजिए, और आप फी पेमेंट के लिए जो आप ऑनलाइन मीडियम यूज़ कर रहे हैं उसमें रिक्वेस्ट डालते हैं, जैसे नेट बैंकिंग करते हैं तो वो थोड़े समय बाद जाता है, ठीक है, उसमें जो ऑप्शंस आते हैं अलग अलग, तुम लोग जानते होगे, या तुम लोग जिससे करवाओगे उससे पूछ लेना, पेरेंट्स से अपने पूछ लेना। तो 11:50 तक, रात के 11:50 तक तुम लोग मतलब दादे दे पेमेंट कर सकते हो, या पेमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आती है कि कलेक्शन इन पर्टिकुलर्स कब तक आएंगे, मतलब जो आप इंफॉर्मेशन डालोगे वो कब से कब ठीक होने के लिए उसके लिए पोल तक खुलेगा, मतलब कलेक्शन विंडो कब से कब खुलेगी, तो आंसर है 8 मार्च से लेके 12 मार्च के बीच में वो करेक्शन विंडो खुलेगी, उसका भी नोटिफिकेशन आ जाता है वेबसाइट पे, ठीक है। अब पहली बार समझना कि ये जो वेबसाइट है इसे अपने ब्राउज़र में बुक मार्क करके रख लेना, इस वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में बुक मार्क करके रख लेना, ठीक है। दूसरी बात आती है कि यहाँ पे पेबल फी पेबल बाय कैंडिडेट, मतलब कि जो कैंडिडेट हैं वो कैसी फी पे करेंगे, तो वो दिया हुआ है, ठीक है। तो कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट दिया हुआ है कि वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो जनरल ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं,
ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर तो बिलोंग करते हैं, SC ST PWD थर्ड जेंडर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बता देते हैं इनके लिए फ़ी अलग-अलग है। जनरल जो कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें 1700 देना है। जो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें 1600 देना है, और जो जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं उन्हें भी 1600 देना है, और जो हमारे SC ST भाई हैं PWD हैं और थर्ड जेंडर को बिलोंग करते हैं उन्हें बता देते हैं 1000 फ़ी देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ओबीसी क्रीमी लेयर की बात तो नहीं की गई, तो वो जनरली तो लोग देख लेना, वैसे तो वो जनरली जनरल कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं, तो उन्हें भी शायद 1700 ही फ़ी देनी पड़ती है। तो लोग इंटरनेट में एक बार और चेक कर लेना, या तो लोग, मैं तो बोलता हूँ कि जब भी रजिस्ट्रेशन करवाओ ना तो खुद से मत करो, इंटरनेट कैफ़े के पास जाके करो। तो दी अगर तो लोग पहली बार रजिस्ट्रेशन कर ले हो ना या दूसरी बार भी, तो तुम तो उतना सही से रजिस्ट्रेशन का तरीका ना ही पता हो, कहीं पे कोई गलती हो जाए तो वो वहाँ पे जो भैया लोग रहते हैं ना इंटरनेट कैफ़े में, उन लोग सुधारते रहते हैं, ठीक है। जैसे आप बोले थी पीडीएफ का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो उन्हें पता है कि कैसे आसानी से छोटा किया जा सकता है, तो वो उनके लिए आसान रहता है ये करना, ठीक है। तो ये समझना तो लोग, तो लोग वहाँ जाके भी करवा सकते हो, ठीक है। मैं तो वहीं से रिकमेंड करता हूँ, इंटरनेट कैफ़े रिकमेंड करता हूँ, खुद से करने के बजाय इंटरनेट कैफ़े से करवाओ, ठीक है। और जो आउटसाइड इंडिया है उन्हें बता देते हैं 9500 फ़ी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमिनेशन जो है, मतलब कि सिटी की जो लिस्ट है, तो वो बता देते हैं बाद में आएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड भी बाद में रिलीज़ किया जाएगा, और वही एग्जामिनेशन जो है वो 3 मई को होगा, 18 मिनट 3 घंटे का होगा, 2 से 5 पीएम तक होगा, 2 पीएम टू 5 पीएम, ठीक है। और जो सेंटर रहेगा वो एडमिट कार्ड में दिया रहेगा, और डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की जो है वो भी अनाउंस की जाएगी वेबसाइट के साथ। ये 2 वेबसाइट है, ठीक है। और जो रिजल्ट है वो भी लेटर वेबसाइट में अनाउंस किया जाएगा, इतनी बात तो हमें पता है, ठीक है। जय माता दी, ठीक है। सॉरी ना यार, मेरा दांत में बहुत दर्द है, लग गई है ना, ठीक है। तो चलो यार देखते हैं। ये 8 फरवरी तो जो पब्लिक नोटिस इशू की है, इसमें कौन कौन से जो कोर्सेज, कुछ कोर्सेज का नाम दिया है जो नीट के थ्रू मिलेंगे, उसमें से पहला कोर्स जो आता है वो तो ऑब्वियस ही बात है एमबीबीएस आएगा ही, एमबीबीएस तो लो तो मिलेगा ही इससे, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा मिलता है, तो उसके बाद बीडीएस भी देखने तो मिल जाता है, बीवीएससी भी देखने तो मिल जाता है, और एएच कोर्सेज तक, बीवीएससी से एएच कोर्सेज तक भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बता देते हैं बीवीएससी और एएच कोर्सेज आपको देखने तो मिल गए, और फिर आपको क्या देखने तो मिल गया जाता है बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस भी आपको लो तो देखने को मिल जाएगा, फिर आपको बीएचएमएस भी देखने तो मिल जाता है, ठीक है। समझ में आया? नीट यूजी के अंदर फिर आपको बीएससी बता देते हैं नर्सिंग कोर्सेज के लिए भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। और आपको एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वाले जो एक्सपीरियंस हैं, उन जो बच्चे हैं उन्हें भी बता देते नीट यूजी के थ्रू एडमिशन मिलता है, ठीक है। और बता देते हैं आप बता देते हैं बीएससी जो नर्सिंग है एनटीए यानी नीट यूजी का जो स्कोर है वो यूज होगा फॉर सिलेक्शन टू दी 4th ईयर, मतलब दी जो 4 ईयर तक बता देते आपने बीएससी नर्सिंग का कोर्स है 4 साल का, उसमें आपने सिलेक्शन तो यही इसके थ्रू ही आपको मिलेगा, नीट यूजी के थ्रू ही मिलेगा। इसकी गाइडलाइन बहुत पहले भी ला दी थी एनटीए ने, ठीक है। अब आते हैं 180 मिनट, ये तो हम लोग तो पता है इतना समय, ठीक है। उसके बाद आती है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी एमसीक्यू क्वेश्चन ही लाएंगे, इतने ही बता देते हैं। 2 से 5 का ही समय रहेगा, ठीक है। अब फिजिक्स में 45 क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन चॉइस वाला बताए थे वो इस साल भी नहीं है, इसमें भी केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन और बायोलॉजी में टोटल 90 क्वेश्चन, तो टोटल में 180 क्वेश्चन बन जा रहे हैं तीनों सब्जेक्ट मिला के। अब मार्क्स कितने बन रहे, 720, इतनी बात हमें पता है, ठीक है। अब ये देखो, ये टेलीग्राम में मैं पहले ही पोस्ट डाल देता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आती है वो, अगर मेरी तबीयत खराब रहती है किसी कारणवश मैं नहीं बना पाता हूँ तुरंत, तो मैं पहले ही डाल देता हूँ नोटिफिकेशन, इसलिए तो लो तो देखना चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो लो तो ही फायदे का, मेरा उसमें कुछ नहीं जा रहा, ठीक है।
ऑब्वियस सी बात है लीच बढ़ती है, पर बता देते हैं दी तो लो तेरे लिए ही फ़ायदा है जॉइन कर लेने से, ठीक है। और वैसे मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डालता हूँ चीज़ें, कम्युनिटी पोस्ट में भी डालता हूँ चीज़ें, ठीक है। और कम्युनिटी पोस्ट में मैं तो ऐसे इंटरेक्शन भी कर लेता हूँ, मतलब कि थोड़ा मन की भी बात बोल देता हूँ। जैसे मैं यूथ में अल्कोहल ये सब की मात्रा बढ़ रही है, तो उसके बारे में भी वो कम्युनिटी पोस्ट में स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए डाल देता हूँ कि अल्कोहल ये सब से दूर रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, तो नीट 2026 का जो रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो कौन-कौन से हैं? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लगेगी, ठीक है। अब ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ रिसेंटली खिंचवाना, सही बता दे रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कल रजिस्ट्रेशन करवाओगे ना तो कल ही सुबह जाके खिंचवा लो। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ में क्या करवाना, 2 तरीके से खिंचवाना फ़ोटो। ठीक आते थे अपनी फ़ोटो के नीचे यहाँ पे डेट भी लिखवा लेना, नाम और नीचे डेट भी लिखवा लेना, ठीक है। और ये तो होती एक फ़ोटो जिसमें नाम और डेट नहीं लिखा हुआ होगा। अब वहाँ पे उधर जाओगे बता देते हैं इंटरनेट कैफ़े, तो वहाँ पे पूछ लेना कौन सा ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे तो ये वाला रजिस्ट्रेशन में डालना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसे 8 कॉपी निकलवा लेना और इसे 8 कॉपी निकलवा लेना, ठीक है। सिग्नेचर मतलब कि एक पेज में सफ़ेद पेज में क्या करना कि अपना सिग्नेचर मार देना, ठीक है। ऐसे करके अपना सिग्नेचर मार देना। दूसरी बात अपने लेफ्ट हैंड थंब का इम्प्रेशन लगेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड थंब का इम्प्रेशन क्यों ज़रूरी बोला जाता है, क्योंकि जब तो लोग उधर जाओगे नीट एग्जामिनेशन सेंटर में, तो जब तो लोग गेट से एंटर करोगे तो लोग की पहले चेक इन होगी, फिर तो लोग अंदर जाओगे बिल्डिंग पे, तो वहाँ पे ही तो लोग तो स्कैन करवाना पड़ेगा अपना अंगूठा, ठीक है। वहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस रहता है, वहाँ पे वो टैबलेट जो ले लेते हैं उनका कुछ सॉफ्टवेयर रहता है, उससे वो स्कैन कर देते हैं। पर एक्चुअल में तो लोग तो क्या करना पड़ेगा, एक सीट में राइट हैंड की पाँचों उँगलियाँ का और बता देते लेफ्ट हैंड की पाँचों उँगलियाँ का वो करवाना पड़ेगा, इम्प्रेशन डालना पड़ेगा। दूसरा आ जाता है क्लास 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। लगता है क्लास 10 मतलब पास की हो, 10 की मार्कशीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, तो दी क्लास 10 की मार्कशीट तो लोते लोग बोलते हैं, यानी सुनने में आता है कि क्लास 10 की जो मार्कशीट है वो तो लोते डेट ऑफ बर्थ तक प्रूफ रहती है, तो दी एट द मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स में वही पहला एक नेशनल लेवल का या सेंट्रल लेवल का एक एग्ज़ाम होता है जो तुम लोग देते हो, ठीक है, 10 का बोर्ड। वहीं आता है वैलिड आईडी प्रूफ, तो लो तो देखने को मिल जाएगा, बता देते हैं एडमिट कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। मोस्ट बच्चे ये आधार कार्ड प्रीफर करते, तो आप तो यही आईडी उधर भी कैरी करके लेके जानी किधर, बता देते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में। अब पासपोर्ट किने लगे, पासपोर्ट फॉरेन जो फॉरेन में जो रहने वाले हैं, जो इंडिया में नहीं रहते उन्हें लगेगा, ठीक है। फिर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, तो इनके पास आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। दूसरी बात आ जाती है, अगर आप जनरल सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात आ जाती है, मैं वो बोलने जा रहा था कि ये देख लेना कि तो लोग के पास कौन सा सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास है तो कौन सा सर्टिफिकेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब नेशनल लेवल में भी कुछ सर्टिफिकेट इशू होते हैं कास्ट के, और ओबीसी में बता देते हैं नेशनल लेवल में भी सर्टिफिकेट इशू होते हैं और स्टेट लेवल में भी सर्टिफिकेट इशू होते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि बता देते हैं बहुत सी स्टेट में कुछ ओबीसी के में ग्रुप जो हैं, लोग जो है जो वो है बता देते हैं कास्ट है वो नॉन क्रीमी लेयर में मानी जाती है, दूसरे स्टेट्स में वो क्रीमी लेयर में मानी जाती है। तो वो तो लोग देख लेना, ठीक है, वो तो लोग देख लेना कि वहाँ पे तो लोग स्टेट में कौन सा कंसीडर किया जा रहा है, इसीलिए अपना कास्ट सर्टिफिकेट एकदम वेरीफाई करवा के रखा करो, ठीक है। तो दी नेशनल लेवल के एग्जाम में लगता है, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस है ये भी अपना सर्टिफिकेट रेडी रखें, और जो आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो भी आप रेडी रखें, ठीक है। अपनी पूरे जो डॉक्यूमेंट है, जो तुम्हारी जान पहचान का वो है, जो बता पाई थी आप का नाम ये है, आपका बर्थ ऑफ डेट ये है, आपका बता देते हैं आप यहाँ से पले हुए हैं, आप वहाँ से पले हुए हैं, आप जो हैं बता देते हैं इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स तो लो तो तैयार रखने चाहिए। इवन अभी से पोस्ट का साइज फ़ोटो रख लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ तो दी
जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो चिपकानी लगेगी। तो तुम लोग क्या करना, ये जो फ़ोटो निकलवाओगे ना, इसी को है ना दादे दे पोस्ट कार्ड साइज में निकलवा लेना। 5-6 ये निकलवा लेना और 2-3 ये निकलवा लेना, ठीक है? या 2-2 3 ये निकलवा लेना और 3 ये निकलवा लेना। और क्या करना कि जिस फ़ोटो स्टूडियो में तुम लोग फ़ोटो खिंचवाओगे ना, उन्हें बोलना कि ये फ़ोटो है ना, ये हमें व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिए, या हमें ईमेल आईडी में सेंड कर दीजिए, या हमें आला टाइप पे सेंड कर दीजिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि तादे दी ये फ़ोटो तुम लोग की उस समय रहेगी, तो जब नीट के बाद तुम्हारी काउंसलिंग हो जाएगी और तुम्हें तादे दे कॉलेज मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी ये फ़ोटो तुम्हें दिखाते हुए बनेगी थी। अगर पूछे फ़ोटो उस समय मैच करने में प्रॉब्लम आई तो तुरंत फ़ोटो दिखाते बनेगी। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट क्लियर और रीडेबल फॉर्मेट में रेडी रखना, ठीक है? दूसरी बात, न्यू रेगुलेशंस आए, जैसे कि आधार ई केवाईसी तो लो तो वेरिफिकेशन लगेगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आधार में बता देते हैं वो आएगा, आधार से लिंक जो तो लो तो वो लाएगा फ़ोन नंबर, उसमें वो आएगा, नंबर आएगा शायद। तो लोग ये आधार ई केवाईसी वाला जो है ना, टेबल देख लेना। तो ये मुझे सही से समझ में नहीं आया, ये आधार ई केवाईसी है क्या? दूसरी बात, वहीं आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एक लाइव फ़ोटो ताते थे है खींच के डालनी लगेगी, ताकि ये आते आधार के साथ वो किया जा सके, मैच की जा सके। तो कई जन क्या करते थे कि उनके पेरेंट्स ताते थे हैं, उनके साथ जाते थे, पर मोस्ट ऑफ दी जो वो है नेट कैफ़े में वो उनका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था कि वो जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ गए हो, तो आपकी मोस्ट ऑफ दी डेटा पेरेंट्स जानते हैं। तो अब है ना, तो लोग अपने से भी तलाश करना कि आप अपना डेटा सही बता पाओ। इससे क्या होगा कि जब आप कॉलेज में जाएँगे तो आप दाते जो है रेडी रहेंगे अपने आप अपनी इन्फॉर्मेशन तो गेन करने के लिए। वैसे आजकल बच्चे लगते हैं, पर थोड़ा-सा ध्यान रखना, जो नहीं रखना ना ध्यान, वो ये सब चीज़ों में लगना। दूसरी बात, मैं किधर था, लाइव फ़ोटो में था। तो अब आपको इंटरनेट कैफ़े में पेरेंट्स के साथ जाना रहेगा फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है? अपना फ़ोटो वहीं पे इंटरनेट कैफ़े में एक जो उनकी दीवार होगी पूछ लेना, एक साफ दीवार जिसमें पीछे कुछ ना हो, जहाँ पे वो फ़ोटो खींच सके, वो आपको सबमिट करना लगेगा, ठीक है? और ये आपके आधार कार्ड के साथ मैच की जाएगी, ठीक है? अगर ये मैच नहीं होती है तो तादाद रिजेक्शन के चांसेस भी होते हैं। अब सीधी सिलेक्शन क्या है कि आपका जो आप परमानेंट एड्रेस है ना, ये जो प्रेज़ेंट एड्रेस है, जैसे कई जन का परमानेंट एड्रेस सेम नहीं रहता, जैसे कोई बाहर कोचिंग कर रहा है, कोई बाहर अपने मामा, नाना, चाचा, ताऊ के यहाँ रहते पढ़ रहा है, या अपने पिताजी के दोस्त के यहाँ रहते पढ़ रहा है, माताजी के दोस्त के यहाँ रहते पढ़ रहा है, तो वहाँ पे आप तो दादे हैं प्रेज़ेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम नहीं होता है। इसी नाम से आपका जो अब ये कोशिश की जा रही है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है ना, वो आपके प्रोवाइडेड प्रेज़ेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के एकदम पास ही में आए, ठीक है? वैसे भी आपको चॉइस लिस्ट मिलेगी तो उसमें एकदम पास वाले ही भरना, ठीक है? सबसे पहला चॉइस 1 तो अपनी सिटी भरना, जिस सिटी में आप रह रहे हो प्रेज़ेंटली, ठीक है? दूसरा चॉइस भरना पास ही की कोई सिटी, ठीक है? अब आ जाते हैं किस पे, दी एंटायर एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो नीट 2026 की वो ऑनलाइन है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? और कैंडिडेट को कोई भी रिक्वायर नहीं थी, जब आपके पास नोटिफिकेशन आए एनटीए का तो आप उसे उसमें रिप्लाई करें और अपना तादे दे कोई सा भी डॉक्यूमेंट उन्हें सेंड करें। इवन अपना जो कंफर्मेशन पेज जो तुम्हारे पास आएगा उसे भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको कोई अनचेक्ड अनवेरिफाइड ईमेल आता है ताते थे एनटीए की तरफ से कि आप अपना डेटा सबमिट करें, तो उसमें भी कोई सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक एनटीए अपनी ऑफ़िशियल साइट में रिलीज़ नहीं कर देता, ठीक है जी? वैसे तो नहीं लगता कभी भी, पर कभी मान लो गलती से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, वन्स इन अ मिलियंस टाइम वन इन अ मिलियन टाइम्स कभी-कभार तो आ ही जाती है। तो वो वैसे भी एंटी नहीं माँगता। पर अगर आपको कोई सस्पिशियस ईमेल-उमेल आ भी रहे तब भी वहाँ पे आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें जब तक आप उसे पूरे तरीके से वेरीफ़ाई कर लिए हों। ठीक है? समझ में आया? ठीक है। अब ये जो है दादेते है दूसरी बात कि जो कैंडिडेट है जब आप फॉर्म भरोगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो वहाँ पे जब आप एक कैटेगरी आती है, एक सेक्शन आता है इन्फॉर्मेशन का, ये एक कैटेगरी आती है इन्फॉर्मेशन की, वहाँ पे तुम्हें भरना रहता है कि आप 12 पास हैं कि नहीं, आप 10 पास हैं कि नहीं, ठीक है? तो वहाँ पे क्या करना कि दादेदे जो 12th अपीयरिंग है, वो इस साल वहाँ पे अपीयरिंग वो दबाना सेलेक्ट करना
और जो बता थे 12 पास है वो पास सेलेक्ट करना। अब जब तुम लोग अपीलिंग या पास सेलेक्ट करोगे तो तुम्हारे पास उसके नीचे उसी ब्लॉक के नीचे एक वो रहेगा, एक सेक्शन रहेगा जहाँ पे तुम्हें कोड बनना रहेगा। वहां पे तुम्हें क्या बनना रहेगा, कोड बनना रहेगा। ठीक है, अब वो कोड कहाँ से कहाँ रहेगा, 1 to 7 कोड रहेगा, 1 to 7 कोड रहेगा। अब इन कोडों में क्या रहेगा कि जो ताते थे क्लास 12 के बच्चे हैं जो क्लास 12 को अपीयर कर ले उन्हें कोड 01 बनना है। अब जो 12th पास कर चुके उन्हें कोड 02 to 07 बनना है। अब ये कोड 02 to 07 है क्या, समझना। कोड 1 किन के लिए, जो 12 में इस साल अपील इन होने, मतलब अभी जो बोर्ड्स आएगा उसमें अपील होंगे तो उनके पास एक्चुअल में उनका रिजल्ट नहीं आया होगा, उनका मार्क्स नहीं आया होगा, तो वो 12th अपीलिंग ही कहलाएंगे। आपका सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट, एनआईओएस बोर्ड हो गया। ठीक है, अब कोड 2 की इन्हें भरना है, कोड 2 टू कोड 7 ये तो पता है कि जो 12 पास हो गए उन्हें भरना है, पर एक्चुअल में कोड 2 किसे भरना है, तो कोड 2 भरना है डेवलपर का जो रिजल्ट था अभी ताते हैं वेट कर रहे हैं, या जो पार्शियल डेवलपर है, ठीक है, नॉन साइंस बैकग्राउंड से, उन्हें बनना है। दूसरी बात आ जाती है दादे दे है कोड 3 किससे बनना है, तो पीसीयू पीडीसी करते कर्नाटका में कोर्स चलते थे पहले, प्री डिग्री कोर्स होते थे शायद ये, तो वहाँ पे जो उन बच्चों को जो उन कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं उन्हें ये कोड बनना है। फिर आता है कोड नंबर 4। कोड नंबर 4 किन्हें भरना है, तो जो प्री मेडिकल या प्री यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज तो परस्यू कर रहे हैं, जैसे BA MS, BA HMS, बी फार्मा, BSc नर्सिंग, तो इन्हें भरना है। फिर आ जाता है कोड 5। कोड 5 किन्हें भरना है, जो BSc के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में है और उनके पास PCMB प्लस इंग्लिश, इन तीनों में से पीसीबी में से इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट है इंग्लिश के साथ, उन्हें कौन सा कोड बनना है, उन्हें बनना है कोड 5। और जो पास है BSc पास है, मतलब जो BSc कंप्लीट कर चुके उन्हें कोड 6 बनना है। पर यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आपके पास इंग्लिश के साथ साथ पीसीबी में से कोई 2 कोर्सेस लेने चाहिए, या तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स और बायो, ऐसे आपके पास लेने चाहिए। और कोड 7 किन्हें बनना है, जो एनआरआई हो, जो एनआरआई हो, ठीक है, उन्हें कोड 7 भरना है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात, समझ में आई इतनी बात, ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। द कैंडिडेट शुड फिल कंप्लीट करेस्पॉन्डेंस एंड कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर ऑन, और यानी उन्हीं का मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस, या पेरेंट और पेरेंट या गार्जियन से ही, ऐसा नहीं थी जो आपका पेरेंट नहीं है या गार्जियन नहीं हो उसका भले। ठीक है, कई बार गलती होती थी, लोग दोस्त का भर देते हैं कि चल इसके बाद तो ईमेल है ही, कई बार लॉस हो जाता है तो उसे ना करें। अब एक बात देखना थी, आपको वहाँ पे 2 फ़ोन नंबर लगेंगे, 2 ईमेल आईडी लगेंगे। तो अब भी जनरली जो बच्चे बाहर लेते हैं, जो कोचिंग वोचिंग की तैयारी कर ले लेते हैं, उनके पास उनका नंबर रहता है, उनकी एक ईमेल आईडी रहती है। एक हो जाएगा उनके पेरेंट्स का नंबर और एक हो जाएगा उनके पेरेंट्स का ईमेल। ठीक है, अब एक बात समझना थी, जिनके पास एक ही फ़ोन नंबर है, एक ही ईमेल आईडी है, मतलब कि ऐसे थी उनके पेरेंट्स, उनके पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है, कोई ईमेल आईडी नहीं है, तो ये बात समझना कि आपके जो दोनों पेरेंट्स हैं, आपके जो दोनों पेरेंट्स हैं, उनका फ़ोन नंबर भर देना और ईमेल आईडी बना लेना और उसे भर देना। ईमेल आईडी बना लेना और उसे भर देना। ठीक है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी में और इसी फ़ोन नंबर में ओटीपी आता है। ठीक है? ठीक है, तो माफ़ करना वो रिकॉर्डिंग बीच में है ना बंद करनी पड़ी। ठीक है, माफ़ करना, क्योंकि ऐसा मैं ना बोला ना मुँह में जो वो जो दाँत है उसमें बहुत चीज़ मार लेते हो। अभी भी मारा ना अचानक से तो एकदम कच से बजा थोड़ा सा तो दी दांत में चीज मारता है वो पूरे कान तक खींच देता है, गले तक खींच देता है। ठीक है, तो समझना ये मुझे लग रहा है कि छिला गया लग रहा है, तो है ना वो, इसी नाम से माफ करना थी, चलो तो कुछ प्रॉब्लम लगी हो। ठीक है, तो एक बात समझना, इसी में आपका ओटीपी आएगा जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, और साथ ही साथ जो आपका एडमिट कार्ड या कंफर्मेशन जो पेज है वो इसी में आएगा। दूसरी बात बता देते हैं, आपका जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट है वो भी इसी में आएगा। ठीक है, आपकी ओएमआर शीट भी इन्हीं ईमेल आईडी में आएगा जो आप रजिस्टर करोगे। दूसरी बात आ जाती है कि ये जो आप ईमेल आईडी और बता देते हैं फ़ोन नंबर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ये बता देते हैं ये क्या कहते हैं कि आपके पेरेंट्स का ही होना चाहिए, गार्डियंस का ही होना चाहिए, या आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है,
अब इस पे ईमेल भेजा जाएगा एनटीए के द्वारा, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट रहेगी, रेलेवेंट रहेगी, वो भेजी जाएगी मेल एड्रेस और बता देते हैं एसएमएस के थ्रू। जैसे रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो सभी जो आप रजिस्टर किए रहते हो फ़ोन नंबर, उनमें मैसेज चल देता है कि रिजल्ट अनाउंस हो गया है, ठीक है। अब एनटीए कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं लेता कि अगर आप इन गलत क्रेडेंशियल्स भरते हो, कि आप गलत फ़ोन नंबर भर देते हो, ये गलत ईमेल आईडी भर देते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम एनटीए अपने ऊपर नहीं लेगा, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा वो भरना, ऐसा ईमेल आईडी भरना जो बता देते हैं तुम्हारे बता देते हैं वो काउंसलिंग के बाद तक जिंदा रहे, ऐसा फ़ोन नंबर बनना है, ऐसा बता देते हैं ईमेल आईडी बनना। तो कि कई जनता बीच में नंबर बंद हो जाते हैं, ईमेल आईडी लॉस हो जाती है, तो जो उसका पासवर्ड लॉस हो जाता है, तो ईमेल आईडी अच्छी बनना, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ नई ईमेल आईडी बना लेना एकदम तरोताज़ा, एक तो जैसे जोहो मेल में बना लेना या किसी और मेल में बना लेना, ठीक है। और एकदम तरोताज़ा ईमेल आईडी भरना, इससे क्या होगा, उस तरोताज़ा ईमेल आईडी का तुम्हारे पास पासवर्ड रहेगा, ठीक है। तो और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अगर आपके पास ईमेल आईडी दूसरे का पासवर्ड याद भी नहीं है, आप फॉरगेट पासवर्ड कर दे, चेंज भी कर लेते, तब भी आपको याद नहीं रहता। तो ये जो नई तरोताज़ा एकदम ईमेल आईडी है, ये दौलते काम की लगेगी। और अपनी इस ईमेल आईडी तो एटलीस्ट 2 फ़ोन में लॉगिन करते रखना। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि वो पासवर्ड भी भूल जाते हैं। दूसरी बात, वो सिर्फ़ एक ही डिवाइस में लॉगिन करते रहते हैं, तो एटलीस्ट 2 डिवाइसेस में लॉगिन करते रखना अपनी ईमेल आईडी को। पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला था मिस्टेक्स भी बताऊँगा, मिस्टेक बता रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब एक बात समझना थी, एनी चेंज जो ये क्वेश्चन पेपर मीडियम या एग्जामिनेशन सेंटर या डेट या टाइम में जो एडमिट कार्ड में प्रोवाइडेड रहेगा, वो बता देते, बिल्कुल भी आप कितना भी कुछ भी कर लो, वो कंसीडर नहीं किए जाएगा। एक बार आपने इन्फॉर्मेशन भर दी, वो इन्फॉर्मेशन आपने भर दी, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, हाँ कि ना? यस सर, ठीक है। अब एक बात समझना थी, एक बता देते हैं कंफर्मेशन पेज एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड जो आपका नीट 2026 में आया है, इसका बता देते हैं जब तक आपका वो नहीं हो जाता, काउंसलिंग नहीं हो जाता, तब तक आपको संभाल के रखना है। इसकी 2-2 कॉपी निकलवाना। एक आप किधर लेके जाओगे, कंफर्मेशन पेज की फ़ोटोकॉपी एनटीए के सेंटर पे, एक एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जाओगे सेंटर पे। दूसरी एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी, दूसरी कंफर्मेशन पेज की फ़ोटोकॉपी, और जब स्कोर कार्ड आएगा तो ओएमआर की भी फ़ोटोकॉपी निकलवा के रखना, साथ ही साथ स्कोर कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी निकलवा के रखना, ठीक है। अब 6 से 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ तो ये बोलता ही है, पर पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ भी तो लोग निकलवा के पहले से ही रखना, ठीक है। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट तो लो तो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, कई जन वो करते हैं, कई जन पेंसिल बॉक्स कैरी कर जाते हैं, कुछ अलाउ नहीं रहेगा वहाँ पे, कुछ अलाउ नहीं रहता। बस एक पेपर यानी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन जिसमें आप अपना वो रख सकते हो, इंफॉर्मेशन रखते हो, बस वो अलाउ रहेगी, ठीक है। जो फाइलों में लगने के लिए नहीं आती, वो अलाउ रहेगी, जिसमें आपकी जो आप इंफॉर्मेशन यानी वो कैरी कर लो, पासपोर्ट यानी सॉरी, आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, जो आपका वो हो गया, ईमेल एड्रेस, ये यानी ईमेल एड्रेस बोल रहा हूँ, कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, वो रहेगा। कई जगह तो वो भी नहीं देते शायद, ठीक है। तो लोग कैरी कर लेना साथ ही में। दूसरी बात क्या, कि जो कलावा है, मतलब कि जो हाथ में बांधते हैं ना सनातन में, जो कलावा लेते हैं, क्या बोलते हो, मोली बोलते होगे, रक्षा रक्षा सूत्र बोलते होगे, ठीक है। मेरा थोड़ा मुंह में गलती है ना, तो अगर मुझसे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत भी हो जा रहा होगा ना, तो माफ़ करना, ठीक है। रक्षा सूत्र बोलते होगे, ठीक है, या मोली बोलते होगे या कलावा बोलते होगे, तो ये बता देते हैं इसे खोल के जाना, ये वहाँ अलाउ नहीं करेंगे। जो आप लॉकेट पहने हुए लाओगे वो अलाउ नहीं करेंगे। कई जन बता देते हैं काला धागा अपने पैर पे बांधे रहते हैं, वैसे बांधना तो नहीं चाहिए, पर काला धागा पैर पे, ठीक है, उसके आध्यात्मिक कारण होते हैं, तो काला धागा शनिदेव शिव जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो मुझे पता है, तो वो बता रहा हूँ कि अगर आप काला धागा पैर पे बांधे रहे तो मत बांधे। दूसरी बात, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर की अभी हम बात करें तो बता देते हैं उड़न ये सब बता देते हैं पहन के ना जाएं, वहाँ पे जाने नहीं देंगे। आप जो लॉकेट पहनते जा रहे हैं, वो मतलब कि कई जन मंदिर में पूजा करवाते लॉकेट धारण करते हैं, या बता देते हैं कई जन अलग अलग जगह से स्टाइल में लॉकेट धारण करते, तो कि स्टाइल में भी कई जन लॉकेट धारण किए रहते हैं,
तो वो सब लॉकेट आप पहनते ना जाएं बिल्कुल भी। ठीक है, समझ में आया। अब फिर ड्रेस कोड में भी क्या रखें, जो बॉयज़ हैं वो क्या करें, वो सिंपल सा एक टी शर्ट रख लें, दादेते हैं वो सिंपल सा वो पहन ले, जीन्स पहन ले या कॉटन पैंट पहन ले। जीन्स से अच्छा अलाउ किया जाता है कॉटन पैंट, या आप लोअर पहन ले और हाफ पैंट अवॉइड कर लें, तो वहाँ पे गर्ल्स भी रहती हैं, ठीक है। तो क्यों किसी को प्रॉब्लम देना, ठीक है, कोई क्यों अनकंफर्टेबल हो, ठीक है। तो हाफ पैंट अवॉइड कर लें। दूसरी बात, फुल पैंट वो ले लें, बता देते हैं लोअर आपके पास होगा, जनरली होता है वो ले लें। एक प्लेन टी शर्ट ले लें, ठीक है, ये वो ले लेना, ठीक है। अभी से बता दे रहा हूँ जो मुझे याद आ रहा है, ठीक है। ठीक है, और ये तुम लोग पढ़ लेना कि ये सब चीज़ें तुम लोग तो अलाउ नहीं रहेगी। दूसरा बता देते हैं, आपका एग्जामिनेशन सेंटर में बता देते हैं, एंट्री से पहले उस बिल्डिंग में एंट्री से पहले ही आपकी चेकिंग बहुत ज़्यादा कर ली जाएगी, मेटल डिटेक्टर्स के थ्रू भी की जाती है, ठीक है। आपका वहाँ पे ऑथेंटिकेशन चेक किया जाता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लिया जाता है और आपकी वीडियोग्राफी भी बनाई जाती है, कई बार फ़ोटो भी ली जाती है, ठीक है। तो वो सब आप तो लोग चेक करते रखना। अब ये कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से कौन सी परमिशन है आईडीज़ की, तो जो इंडियन नेशनल्स हैं, ठीक है, जो इंडियन नेशनल्स हैं, जो यहाँ के जो जितने भी स्टेट्स हैं, उनके जो वो हैं निवासी जो हैं, दादेदे हैं, उन्हें कौन-कौन सी आईडी अलाउ है, तो आंसर है आधार कार्ड, इंडियन पासपोर्ट नंबर, डिजी लॉकर का जो वो रहता है आइडेंटिफिकेशन वो अलाउ है, पैन कार्ड अलाउ है, नंबर ऑफ एनी अदर वैलिड और करेंट, मतलब या तो वो परमानेंट वैलिड रहता है या करेंट कुछ समय के लिए वैलिड रहता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया गया फोटो आइडेंटिटी की कार्ड, ऐसी आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आपकी फोटो है, तो ये सब आप सबमिट कर सकते हो एनटीए को। पर मैं सबसे ज़्यादा किसे प्रेफर करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ आधार कार्ड सबमिट कर लो, वो ईजी टू कैरी रहता है, ठीक है। और एनआरआई जो है वो पासपोर्ट अपना नंबर कैरी करें, पासपोर्ट नंबर दें, और जो फॉरेन नेशनल है या ओसीआई क्या होता है ये मुझे पता नहीं, ठीक है। तो ये अपना पासपोर्ट नंबर कैरी करें, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक एडिशनल इन्फो डॉक्यूमेंट आ देते हैं, जमा किया जाता है कई बार, तो वहाँ पे अपना आधार कार्ड जमा कर देना, ठीक है, समझ में आया। ऑनलाइन एप्लीकेशन में जब आप भरोगे, ठीक है, समझ में आया, अब एक बात समझना थी, बता देते हैं, ये जब तुम लोग पीडीएफ खोलोगे ना, तो मैंने इस बुलेटिन तो डाल दिए, तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का रेप्लिका दिया हुआ है अपेंडिक्स 9 में, तो उसे चेक कर लेना। दूसरी बात आती है कि आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपकी लाइव फोटोग्राफ ली जाएगी, जो आपके साथ आधार कार्ड में जो आपका डेटाबेस है उससे मैच किया जाएगा, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। और ये मैंने कोड का तो बता ही दिया, तो बस इतनी सी बात तुम लोग तो जाननी थी। अब तुम लोग की मर्जी थी, तुम लोग कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा ले हो, अगर खुद से रजिस्ट्रेशन कर लो तो मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, 5 से 6 बार ताते थे वो वीडियो देख लेना जिसमें स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन बताए गए हों, बहुत से टीचर बताते हैं, ठीक है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। या अगर आपको खुद पे थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो इंटरनेट कैफ़े चल दो, बहुत आसान रहता है। इंटरनेट कैफ़े में 150 रुपये में कर देते हैं आराम से, और बहुत सही रहता है। इंटरनेट कैफ़े से करवाना बहुत सही रहता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी बहुत से ये बनेंगे कि 80 दिन में इतना, 7 दिन में इतना, कुछ नहीं। सिंपल सी बात है यार, बायोलॉजी में कोई सा भी चैप्टर लो, हर एक चैप्टर से 300 से ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सॉरी, 300 टाइप ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा बन ही नहीं सकते। तो बायोलॉजी में तुम वो 300 टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर ही जाओ, वो 300 टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर ही जाओ किसी भी हालत में, ठीक है, उन्हें लत जाओ। जो चैप्टर आपको बायोलॉजी का हाल लग रहा है ना, 1-2 चैप्टर, उनके वो 300 टाइप ऑफ क्वेश्चंस लग जाओ और उनके सॉल्यूशन लग जाओ, ठीक है, उनका डेटा लग जाओ, बस, जो सॉल्यूशन तो देता है बस, हो जाता है बायोलॉजी में, ठीक है। फिजिक्स में क्या करो, फिजिक्स में 200 से ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चन एक चैप्टर से जनरली नहीं बन सकते। वो वो देखो, वो 200 क्वेश्चन तो 3-4 बार कर लो, पता चल जाती इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब क्या हो गया एग्जामिनेशन में, इन 200 टाइप ऑफ क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन तो कोलैब 3 क्वेश्चन तो एक साथ मिला के पूछ ही दिया जाएगा, तो वही तुम लोग सॉल्व कर पाओगे उसका कंसेप्ट, अगर तुम लोग तो वो कंसेप्ट आता होगा तो।
केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बहुत आसान रहती है, जीओसी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ आईओसी और बता देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर, और जीओसी तो एटलीस्ट कल ही जाओ, हाइड्रोकार्बन कल ही जाओ किसी भी हालत में, ठीक है, समझ में आया। और एक्चुअल में ज़्यादा मेहनत है नहीं। अगर इस रजिस्ट्रेशन 27 लाख बच्चे भी करते हैं ना, तो मुश्किल से मुश्किल एक्चुअल जो तुम्हारा कंपटीशन है ना, वो 2 लाख से। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो तैयारी नहीं किए रहते, वो बस इसलिए तलाई करने के लिए देते हैं, तो वो कट हो गए। या जिनकी जो आखिरी दिन घबरा जाते हैं, वो बता देते हैं उनसे जो आखिरी दिन क्या होता है, घबरा जाते हैं, 1 दिन पहले घबरा जाते हैं, 1 महीने पहले घबरा जाते हैं। तो ऐसे अलग-अलग सेक्शन आप बाँटते जाओगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल में एग्ज़ामिनेशन सेंटर वाले दिन आपका 2 लाख से सिर्फ़ कॉम्पिटिशन है, और 2 लाख में से आपको कितना अराउंड 50-60 कुछ गवर्नमेंट सीट हैं, अभी तो बढ़ गई हैं ना शायद, देख लेना। पर उसपे ध्यान मत दो, ये ध्यान दो कि 2 लाख से कॉम्पिटिशन है, इससे तुल्यता क्या होगा, 27 लाख से कॉम्पिटिशन सोचोगे और 2 लाख से कॉम्पिटिशन सोचोगे, तो तुल्यता स्ट्रेस लेवल जो अभी है वो डाउन होगा। दूसरी बात, मेहनत करो, मेहनत बस। मैं बताऊँ, एक 10 पेन का सेट ले आओ, और ये इतना पेज को घिस दो क्वेश्चन प्रैक्टिस से, आंसर सॉल्विंग से, कि वो जो तुम्हारी लफ कॉपी है वो भुन जाए, लिटरली भुन जाए। मतलब कि अब पेज जब पलटाओ, तो अगले पेज पे पिछले 2 पेज का छपा हुआ दिखे, इतना ज़्यादा लिख दो, समझा? मतलब कि ये शाब्दिक अर्थ मत जाना कि इतना गला के लिख ले, मतलब कि ये समझना कि इतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? जब पेज को पलटाएँ तो वो पेज करकाए, करके मतलब कि बता देते हैं एकदम ऐसे जैसे वो हॉरर फ़िल्म में तो वो नहीं होता, बता देते हैं दरवाज़ा वैसे ही काँय हो, ठीक है? समझ में आया? तो बस यहीं पे ख़त्म होता है। तो जय राम जी की। कोई भी डाउट हो वो पूछ लेना कमेंट में, ठीक है? बता दूँगा। और माफ़ करना यार, कोई प्रोनाउंसिएशन मुझसे सही ना हुआ हो किसी चीज़ का, मैं चूल्हे में दाल था, ठीक है?